हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं घटना चक्र, जो कि आज सब्जेक्ट है आर्थिक सामाजिक विकास इकोनॉमी का। इसमें चैप्टर है उद्योग क्षेत्र। इसमें आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। लगभग इसमें 20 क्वेश्चन है और आगे जो क्वेश्चन लगातार पढ़ते रहेंगे उसमें भी लगभग 200-250 क्वेश्चन है। तो इसमें बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आज का चैप्टर आता है उद्योग क्षेत्र। तो इसके नोट्स देखते हैं। उद्योग एवं नई आर्थिक नीति। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 प्रथम तथा 1956 द्वितीय की औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योगों में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी। कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई तथा अंततः वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया, यानी एलपीजी। निजीकरण के तहत सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है तथा अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है, जिसे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उदारीकरण के तहत सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है तथा नियमों को सरल एवं उदार बनाया जाता है। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति या उसके नियमों में छूट आदि उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले कदम। वैश्वीकरण यानी विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है, जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं तथा इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रभाव होने लगता है, यानी यहाँ पे एलपीजी की पॉलिसी कहते हैं। अब यहाँ है नई औद्योगिक नीति 1991। 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के उद्योगों में सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल करते हुए अनेक उदारीकरण कदम उठाए गए। औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। कालांतर में इसमें भी कमी की गई तथा वर्तमान में केवल 4 उद्योगों, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद, खतरनाक रसायन तथा उपकरण तथा औद्योगिक विस्फोट को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी। नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। कालांतर में इसे और भी कम करते हुए वर्तमान में केवल 2 उद्योग यानी परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। अब तीसरा है एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति। इस नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे अधिक निवेश, विलय एवं अधिग्रहण कर अपने उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सके। चौथा है इनके अतिरिक्त उद्योगों को स्थापना संबंधी नीति में सुधार किया गया तथा 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने हेतु अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उद्योगों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा एवं शर्तों को उदार बनाने वाली संबंधी अनेक घोषणाएं की गई। जिसे नोट है, विदेशी पूंजी के संबंध में वर्ष 1999 में पूर्व के कठोर अधिनियम, जिसे फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के को लाया गया। यह अधिनियम जून 2000 से प्रभावी हुआ। भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत। भारत में उद्योग अपने वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक संसाधनों यानी अंश पूंजी, शेयरों के विक्रय, ऋण पत्र तथा लाभ का पुनर्निवेश के अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों से भी करते हैं। प्रमुख संस्थाएं जो उद्योगों का वित्त पोषण करती है निम्नलिखित हैं, जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI। स्थापना इसका हुआ वर्ष 1948 में। कार्य है तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना। यह औद्योगिक उत्पादन क्षमता में अस्थायी सुधार हेतु ऋण देता है। यह अधिकतम 25 वर्षों तक के लिए ऋण देता है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI। स्थापना इसका वर्ष है 1955 में। कार्य है निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण। इसका नोट है वर्ष 2002 में इस संस्था का विलय ICICI बैंक में कर दिया गया था, यानी इसका था 1955 जो हुआ था। तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI। वर्ष 1964 में इसका कार्यकाल, इसका स्थापना 64 में हुआ था, 1964 में। कार्य इसका औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण, आधारभूत उद्योगों का प्रोत्साहन। तो इसका नोट है अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंकों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया, जो कि अब इसे LIC खरीद लिए। चौथा है
भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक यानी IIBI वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। वर्ष 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में रूपांतरित कर दिया गया। मार्च 1997 में पुनः इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक रखा गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, सही है। तीसरा में प्रथम जूट मिल प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और चौथा है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। यानी 1, 2, 4, 3 है। इसका डेट देखिए यहाँ पर रहेगा, इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 20 के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी। 1930 और 31 तक 29 चीनी कारखाने ही चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में रिसरा में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज एकलैंड और बाबू बिस्बर सेन द्वारा स्थापित की गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में की गई थी। भारत में स्थापित होने वाली पहली कपास मिल थी। तो देखिए इस प्रकार ये ए ऑप्शन सही है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, तो ये सही है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका पहला है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CRR गतिविधियों को व्यय करना होगा। कूट नीचे दिए गए हैं, तो इसमें दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो। सैद्धांतिक तौर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उपकार करना। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कारपोरेट शासन का वह प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों का एक ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयर धारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कारपोरेट शासन का आधार देता है। CRR गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने की बात की गई है। कंपनी अधिनियम धारा 135 कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया गया था? तो यह है नासिक में। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो यह है कच्चे तेल से कीमत। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। सातवां है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह है दिल्ली मुंबई। आठवां है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है मुरैना। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो यह है देवास, इंदौर। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये इसमें है CSIR यानी क्रिसिल, CRISIL, तो ये हुआ है 1987 में, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हुआ है ICRA, ये हुआ है 1991 में, और फिर केयर है यानी CARE, ये हुआ है 1993 में। तो 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी? तो ये जारी किया था 4 नवंबर 2011 को। भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी NMP अधिसूचित की। इस नीति का उद्देश्य 1 दशक में GDP में विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़ाकर 25% करना और 10 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। देखिए ये डेट वो जरूरी होता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन बी है, सितंबर 2014 में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेशक गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। 14वां क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें से कुछ ज्यादा ही है, या तो कोई नहीं है या एक से अधिक है। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद प्रतियोगी बनाना। तो देखिए आप इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना के द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की सुधार करना आदि शामिल है। 3 और 4 था, तो इसीलिए ऑप्शन ई सही हुआ है। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो ये है डिजिटल इंडिया। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के संदर्भ में QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकंड है, QCI के अध्यक्ष नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुष्टियों द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो देखिए दोनों सही है। भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से की थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख उद्योग संघों जैसे एसोचैम, CII तथा फिक्की के द्वारा किया जाता है। यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है, जिसमें सरकार, उद्योग तथा उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुष्टियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष आदिल जैनुअल भाई है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2014 में की गई थी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन ए है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ऑप्शन बी है उद्योगों झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी, ऑप्शन सी है व्यापार विवाद को स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, या डी है अधिकारों ट्रिब्यूनल्स को प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो ऑप्शन डी सही है। देखिए यूपीएससी 2017 का सवाल है। 18 नंबर है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। देखिए ऑप्शन डी सही है। यानी कि एक अस्थायी कर्मचारी एक अस्थायी रोजगार अनुबंध पर काम करने वाला कर्मचारी होता है, जिसके पास आमतौर पर लाभ के लिए सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार के बहुत ही कम या कोई सुरक्षा नहीं होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कर्मचारी किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी या वेतन लेते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF अधिनियम के तहत भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं। अतः कथन एक सही है। वेतन संहिता के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या तय कर सकती है। यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं तो वे ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे, जो कि मजदूरी की सामान्य दर से कम दोगुना होना चाहिए। अतः 2 भी सही है। वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी के वेतन भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करके किया जाता है। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार यानी अस्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ऑप्शन बी सही है। केवल 2 इसका एक्सप्लेनेशन करके समाप्त करते हैं।
प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसमें केवल ऐसे मजदूर थे जो बच्चे थे, उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया है। यही दोनों कथन दो भी सत्य है। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इसमें इतना ही क्वेश्चन छोड़ते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किया जाएगा। लगभग इसमें 200-250 क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ नए नए वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।